नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का मुद्दा 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ है, काफी हद तक जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रूफ करके बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अभी हाल में एक अपडेट निकल कर आई थी जिसमें कैजुअल लेबर्स के साथ पूरी तरीके से अन्याय हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनका आईडीए बंद करके बैठी है बीएसएनएल, और उसी के साथ उनको परमानेंट भी नहीं कर रही है। किस चीज के लिए परमानेंट नहीं कर रही है, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और साथ में आईडीए बंद करने की क्या मामला है सामने, जो पेंशनर्स का कोर्ट केस है, या फिर पेंशनर्स किस तरीके से 8वें वेतन आयोग से संबंध रखते हैं, सारी जानकारी विथ डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो 8वें वेतन आयोग है, थर्ड पीआरसी और 8वें वेतन आयोग का किस तरीके से संबंध है आपस में, वो जान लेते हैं। देखिए, आज 6 मई 2026 हो रहा है। बीएसएनएल के कैजुअल लेबर्स और केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन के भविष्य से जुड़ा हुआ एक मुद्दा सामने आया है, जो कि न्याय का इंतजार कर रहा है। पॉइंट बाय पॉइंट इस अपडेट को समझते हैं। देखिए, बीएसएनएल कैजुअल लेबर्स और श्रम कानूनों का एक हिसाब से देखा जाए तो श्रम कानूनों का उल्लंघन सामने आया है। मैनेजमेंट ने जो 3000 कैजुअल लेबर्स के साथ किया, वो वास्तव में कानूनी और नैतिक अन्याय है। क्या किया भाई साहब, देखिए, 30 साल का इंतजार और शोषण किया सिर्फ। जड़ की बात यह है कि कर्मचारी डॉट के जमाने से काम कर रहे हैं, जो कि कैजुअल लेबर्स है। डॉट के जमाने से काम कर रहे हैं, जब से बीएसएनएल बनी भी नहीं थी, जब तब से काम कर रहे हैं। नियम के मुताबिक हर 10 साल की सेवा के बाद एक पक्का यानी कि रेगुलराइजेशन होना चाहिए था, यानी कि जो वो कर्मचारी थे, जो लेबर्स थे, उनको परमानेंट करके कर्मचारी बनाना चाहिए था। भले आप यानी कि उनको परमानेंट करना था, लेकिन मैनेजमेंट इन्हें कैजुअल श्रेणी में रखकर कम वेतन पर काम करवा रहा है। इस नियम का सरासर उल्लंघन कर रहा है, जो कि सरकारी नियम है। ठीक है, अभी 7वें वेतन आयोग से दूरी है 7 सीपीसी से। क्यों? देखिए, बीएसएनएल यूनियन ने सीएमडी को एक मेमोरेंडम सौंपा है। होने पर सीजीआईटी के आदेश के बावजूद इन्हें 7वें सीपीसी 7 सीपीसी के लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि बेसिक पे 7000 6 पीआरसी के अनुसार फिक्स की जाए उनकी। ठीक है, जो कैजुअल लेबर्स है, उनको अस्थायी श्रमिक है, तो अस्थायी उनको यहाँ पर पेमेंट भी मिलती है। जब तक काम रहेगा तब तक पेमेंट मिलेगी, उसके बाद उनको निकाल दिया जाएगा तो कोई पेमेंट नहीं। तो इसलिए उनको परमानेंट किया जाए, और 6ठे वेतन आयोग के हिसाब से उनको 7000 की कम से कम बेसिक पे पर रखा जाए। उसके बाद कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि बेसिक पे 7000 6ठे वेतन आयोग के हिसाब से फिक्स की जाए, और फिर उसके बाद 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। लेकिन मैनेजमेंट ने ईआरपी सिस्टम का बहाना बनाकर सैलरी और भी कम कर दी, यानी कि बढ़ाने के बजाय कम कर दी। जबकि यहाँ पर कोर्ट ने खुद आदेश दिया है भाई साहब कि जो कैजुअल लेबर्स है, उनको परमानेंट करने के बाद 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए, लेकिन उससे पहले 6ठे वेतन आयोग का जो 7000 रुपए का लाभ है वो दिया जाए। ठीक है, अब जब 7वें वेतन आयोग में वो जाएंगे, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, तो 20000 या फिर 18000 के करीब उनकी सैलरी चली जाएगी। और परमानेंट कर देंगे तो उनको आईडीए वगैरह भी देना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि सरकार इन सभी को नहीं देना चाहती और उनको सिर्फ अस्थायी मजदूर बनाकर रखना चाहती हो। सेकंड पॉइंट है, जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता बंद है। आज की अपडेट के हिसाब से इन मजदूरों को जनवरी 2025 से कोई भी नया डीए नहीं मिल रहा है, यानी कि पिछले 16 महीने से इनका डीए बंद है। एक तरफ महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, और दूसरी एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, और दूसरी तरफ इनका जो पैसा है, महंगाई का जो डीए है, वो रोक के रखा है। एक हिसाब से देखा जाए तो उनकी परचेसिंग पावर बहुत ही कम हो जाती है 16 महीनों में। इन 16 महीनों से पहले महंगाई क्या थी और आज 1.5 साल बाद क्या महंगाई है, तो कहीं ना कहीं इनके पारिवारिक जीवन पर इफेक्ट पड़ता है। अभी देखिए, इनकी एक प्लानिंग है या एक सोची समझी प्रशासनिक चाल लगती है, ताकि इन लेफ्ट आउट कर्मचारियों को घोषणे पर धकेला जा सके। यूनियन ने साफ कर दिया है कि 17 मई की महाबैठक जो होने वाली है, उसमें इस बार आर पार की रणनीति बनेगी। जो प्लानिंग की जाएगी वो सिर्फ वेज रिवीजन, पेंशन रिवीजन या फिर आईडीए एरियर को लड़ने के लिए नहीं, इन जो कैजुअल लेबर्स है,
इनकी यूनियन ने भी साथ मिलकर उस यहाँ पर 17 मई की मीटिंग में भाग लेने वाली है और सभी मुद्दे उठाए जाएंगे, कैजुअल लेबर से जुड़े हुए मुद्दे भी। अभी देखिए 8वें वेतन आयोग की बात कर लेते हैं, ताजा स्थिति क्या है, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि थर्ड पीआरसी से सीधा संबंध रखता है 8वां वेतन आयोग। किस तरीके से देख लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा इसको पूरा जरूर देखना, आपको पूरी अपडेट समझ में आएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। थर्ड पीआरसी और 8वें वेतन आयोग को यहाँ पर किस तरीके से संबंध बताना चाहता हूँ। देखिए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 6 मई 2026 की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 8वां वेतन आयोग अब एक्शन मोड में आ गया है। ठीक है, इसके पहले सिफारिश दी गई थी और एक कमेटी बनाई गई थी, उसका भी आगे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए क्या चल रहा है फिलहाल, अभी करंट स्टेटस क्या है 8वें वेतन आयोग का। देखिए आयोग की बैठकें हो चुकी है, जस्टिस जो कि रिटायर हो चुके हैं रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोग ने अपनी बैठकों का जो दौर है वो और तेज कर दिया है। 28 से 30 अप्रैल 2026 के बीच दिल्ली एनसी और जेसीएम कर्मचारी संगठनों ने मुख्य बॉडी के साथ पहली औपचारिक बैठक हो चुकी है। क्षेत्रीय दौरे की अगर बात करूं तो आयोग ने 18 से 19 मई 2026 को हैदराबाद और जून में श्रीनगर व लद्दाख के दौरे कर दिए हैं, तय कर दिए हैं, यानी कि ये दौरे होने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में, ताकि अलग अलग इलाकों के कर्मचारियों की समस्या को समझा जा सके। 8वें वेतन आयोग में किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या चीजें डालनी है वो बाद में आगे की प्लानिंग हो सके। फिलहाल जो मेमोरेंडम की जो डेट है उसकी बात करें तो सुझाव और जो मांग पत्र है उसको जमा करने की आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। फिटमेंट फैक्टर और सैलरी के गणित को अगर समझे, डिमांड क्या है 3.83 फिटमेंट फैक्टर की 8वें वेतन आयोग के हिसाब से। रेलवे कर्मचारियों जो कि संगठन है और अन्य जो यूनियन है वो 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मांग कर रहे हैं। जो 7 सीपीसी में फिलहाल कर्मचारी है वो 8वें वेतन आयोग के लिए 3.83 की फिटमेंट फैक्टर का डिमांड यहाँ पर जारी है। अगर ये जो मांग है ये मान लिया जाता है तो न्यूनतम वेतन 51,480 से लेकर 52,600 के करीब पहुंच जाएगा, यानी कि कम से कम पोस्ट वाले लोगों के लिए ये जो सैलरी है ये 50,000 के पार पहुंचने की पूरी संभावना है अगर 8वां वेतन आयोग 3.83 पर लागू होता है तो। फिटमेंट फैक्टर पर अनुमान यह है कि 2.86 से लागू कर सकती है सरकार। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इसे 2.86 के आसपास रख सकती है, जिससे न्यूनतम वेतन जो है वो जो 7 सीपीसी में 18,000 था बेसिक पे, उससे बढ़कर 26,000 प्लस हो सकता है, यानी कि 50,000 तो नहीं होगा लेकिन 26,000 हो जाएगा, जैसा सरकार बोल रही है, जितना फिटमेंट फैक्टर सरकार देना चाहती है उसके हिसाब से। इफेक्टिव डेट की बात करूं तो ये 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव डेट वही है। क्योंकि प्रभावी तारीख निकल चुकी है इसलिए कर्मचारियों को मोटा एरियर भी मिलेगा, यानी कि प्रभावित तारीख के बाद जब सिफारिश है कमेटी सौंपेगी, अब वो 1.5 साल बाद सौंपे या फिर 2 साल बाद, तो 2 साल के बीच का जो गैप है वो एरियर के रूप में आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 है। बीएसएनएल कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ जो है, यानी कि 8वां वेतन आयोग का जो लाभ है वो किस तरीके से मिल सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अहम मुद्दा है। वीडियो के फर्स्ट में मैंने ये बात कही थी। देखिए दोस्तों फिलहाल हमारे लिए, देखिए दोस्तों 8वें वेतन आयोग के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए, उसके साथ यहाँ पर बीएसएनएल पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए किस तरह से फायदेमंद है वो देख लेते हैं। देखिए पेंशन का सीधा लिंक होने जा रहा है। अगर केंद्र के पेंशनर्स को 8 सीपीसी के तहत पेंशन रिवीजन मिलता है तो बीएसएनएल के डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स के लिए भी थर्ड पीआरसी के बाद अगली रिवीजन का जो रास्ता है वो 8 सीपीसी के समान स्केल पर खुलेगा। अगर डीलिंग की हो जाती है तो 7वें वेतन आयोग के तहत यहाँ पर जो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स है उनकी पेंशन रिवाइज हो जाएगी। उसके बाद वो बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 8वें वेतन आयोग में शामिल हो जाएंगे। तो ये जो पेंशनर्स है उनके लिए बहुत ही फायदे की बात है। समानता के तर्क की अगर बात करूं तो जब केंद्र के चपरासी की सैलरी 8 सीपीसी के बाद 25,000 से लेकर 30,000 हो जाएगी तो बीएसएनएल के स्किल्ड वर्कर जो कि उससे कम पर रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीएसएनएल के ऐसे वर्कर है जिनके पास बहुत अच्छी स्किल है काम करने की, तो केंद्र सरकार के चपरासी की सैलरी अगर ज्यादा होगी और स्किल्ड वर्कर जो बीएसएनएल में है उनकी सैलरी कम होगी तो ये कहीं ना कहीं
भेदभाव वाली बात हो जाएगी। और देखा जाए तो स्किल वर्कर को चपरासी से ऊपर रखना ही चाहिए। ये जो कानूनी दबाव है ये थर्ड पीआरसी की फाइल को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी। इस वीडियो में जो भी मैंने जानकारी दी थर्ड पीआरसी और 8 पे कमीशन के बीच में जो संबंध बताया है उससे क्या उससे जुड़ा हुआ क्या आपका ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।